हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने सिंपल मोल रिलेटेड कैलकुलेशंस करना शुरू किया। मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स के बीच के इंटर कन्वर्जन्स करने की हमने प्रैक्टिस करी। उम्मीद है वो सारे क्वेश्चंस आपने खुद से भी सॉल्व किए हैं और आप कंफर्टेबल हैं उस तरह के क्वेश्चंस में। लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें हम मॉलिक्यूल्स के मोल्स को एटम्स के मोल से रिलेट करना सीख रहे थे। जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 मोल एसेट में 8 मोल सल्फर एटम्स होंगे, 1 मोल ओजोन में 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो अगर हमें सब्सटेंस का फॉर्मूला पता हो तो हम उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ओजोन के मोल्स पता हो तो ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। हमने ये भी समझा कि 1 ग्राम ओजोन लें या 1 ग्राम O2 लें या 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स लें, उनमें प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स सेम ही होंगे, क्योंकि वो तीनों ही ऑक्सीजन एटम्स ही पोजेस कर रहे हैं अल्टीमेटली। ठीक है, उम्मीद है वो सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। सब्सटेंस का फॉर्मूला पता होने पर उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसी डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यही मैंने यहां पर आज अपना टॉपिक लिखा है, रिलेटिंग द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जो सब्सटेंसेस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं उनका अमाउंट कंपाउंड के फॉर्मूला को देखकर रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है ये अपन ने लास्ट टाइम थोड़ा थोड़ा करके देखा था। उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाते हैं। एक कंपाउंड मैंने कंसिडर किया है, पिछली बार एलिमेंट्स कंसिडर किए थे S8O3, आज कंपाउंड कंसिडर किया है हाइड्राजीन N2H4 जिसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये हमें बता रहा है कि एक N2H4 मॉलिक्यूल में, एक हाइड्राजीन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल का फैक्ट है। एवरी हाइड्राजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। इसमें तो कोई भी शक, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। 1 मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं और एग्जैक्टली 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। और ये स्टेटमेंट हमें कन्वे कर रहा है कि जितने भी N2H4 मॉलिक्यूल्स होंगे उसका डबल होगा नाइट्रोजन एटम्स का नंबर और उसका 4 टाइम्स होगा हाइड्रोजन एटम्स का नंबर। 2 N2H4 molecules will contain 4 nitrogen atoms and 8 hydrogen atoms. 10 N2H4 molecules will contain 20 nitrogen and 40 hydrogen atoms. तो समझने वाली बात यह है कि जो भी N2H4 molecules का नंबर होगा, नाइट्रोजन एटम्स का नंबर उसका डबल होगा और हाइड्रोजन एटम्स का नंबर उसका 4 टाइम्स होगा। तो आगे बढ़ते हुए मैंने थोड़ा सा स्केल बढ़ाया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ाया और एक नंबर डिनोटिंग टर्म यूज किया, डजन। 1 डजन N2H4 मॉलिक्यूल्स में 2 डजन नाइट्रोजन एटम्स होंगे और 4 डजन हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 1 मिलियन N2H4 मॉलिक्यूल्स में 2 मिलियन नाइट्रोजन एंड 4 मिलियन हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगर मैं बोलूं कि I have Avogadro number of N2H4 molecules, Na N2H4 molecules will contain 2 Na nitrogen and 4 Na hydrogen atoms. कहने का मतलब N2H4, N और H का नंबर, N2H4 मॉलिक्यूल्स का नंबर, N एटम्स का नंबर और H एटम्स का नंबर हमेशा 1:2:4 के रेशियो में रहेगा, चाहे आप कितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसिडर करो, क्योंकि वो रेशियो एक फंडामेंटल यूनिट से, फॉर्मूला यूनिट से फिक्स कर दिया गया है। जो इस मार्कर का कॉम्पोजिशन है, इसके जैसे 1000 मार्कर्स लूं तो भी ओवरऑल कॉम्पोजिशन तो वही रहेगा। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल का जो कॉम्पोजिशन है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी कॉम्पोजिशन वही रहेगा, रेशियो ऑफ एटम्स वही रहेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर जो रेशियो आ रहा था वही मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पर भी आ रहा है। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 मोल N2H4 molecules are equivalent to 2 mole nitrogen atoms, which in turn are also equivalent to 4 mole hydrogen atoms. इक्विवेलेंट बोलने का मतलब ये है कि एक को लेने पर दूसरे का आना तय है। अगर बात हाइड्राजीन की हो रही हो
और हम 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लें तो फिर 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स का आना कंपलसरी है, नेसेसरी। 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स अगर हैं N2H4 में तो 1 मोल N2H4 मॉलिक्यूल्स भी होंगे ही। 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं तो 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स भी होंगे ही। 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स भी होंगे ही। लेफ्ट इंप्लाइज राइट एंड राइट इंप्लाइज लेफ्ट। यहां पर अपन डबल इंप्लीकेशन साइन भी यूज कर सकते थे। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इसी तरह की इक्विवेलेंस को यूज करके हम कन्वर्जन फैक्टर्स भी बना सकते हैं और यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर्स बेसिकली रेशियोज होते हैं। जैसे एक रेशियो बनाया 2 मोल N अपॉन 1 मोल N2H4 या 1 मोल N2H4 अपॉन 2 मोल N। ये जो रेशियोज हैं ये N2H4 के मोल्स को N के मोल्स में और N के मोल्स को N2H4 के मोल्स में कन्वर्ट करने के काम आएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह की इक्विवेलेंस रिलेशन से हम कन्वर्जन फैक्टर्स या कन्वर्जन रेशियोज भी बना सकते हैं और सिंपल यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 मोल N2H4 में 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं तो 0.05 मोल N2H4 में 2 टाइम्स 0.05 मोल नाइट्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है ये एक सब्सटेंस के मोल्स को दूसरे सब्सटेंस के मोल्स में कन्वर्ट करने के काम आएगा। और इसी रिलेशन से हम एक इक्वेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ये रिलेशन हमें बोल रहा है कि जितने भी मोल्स ऑफ N2H4 होंगे नाइट्रोजन एटम्स का मोल उसका डबल होगा, हाइड्रोजन एटम्स के मोल उसका 4 टाइम्स होंगे। इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर डबल द मोल्स ऑफ हाइड्राजीन and moles of hydrogen atoms are 4 times the moles of hydrazine। ठीक है ना। जो पढ़ा वही लिख दिया। नाइट्रोजन के मोल्स डबल हैं मतलब 2 टाइम्स मोल्स ऑफ N2H4, हाइड्रोजन के मोल्स 4 टाइम्स हैं 4 टाइम्स मोल्स ऑफ N2H4। और इन दोनों रिलेशंस को हम एक साथ भी लिख सकते हैं कलेक्टिवली। मोल्स ऑफ N2H4 equals moles of nitrogen atoms by 2 also equals moles of hydrogen atoms by 4। तो हाइड्राजीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल्स का रेशियो 1:2:4 है। अगर 3 क्वांटिटीज A, B, C 1:2:4 के रेशियो में हो तो ये डेफिनेट बात है कि A/1, B/2 and C/4 इक्वल होंगे। If these 3 numbers are in the ratio 1:2:4 and moles of hydrogen by 1, moles of nitrogen by 2, moles of hydrogen by 4 ये इक्वल होगा ही। और ये हमारे काम की इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर किसी एक के मोल्स गिवन हो तो बाकी दोनों के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि सब्सटेंस का फॉर्मूला ही पता होना काफी था। फॉर्मूला पता होने पर हम एटम्स के मोल्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं, एटम्स के मोल्स को कंपाउंड के मोल्स से रिलेट कर सकते हैं। और इस तरह की प्रोसेस हम दूसरे केसेस में भी कर सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड मैंने कंसिडर किया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना बहुत आसान है। पहले कैटायन का नाम फॉलोड बाय एनायन का नाम, cation's name followed by anions name, aluminium sulfate। अब इसका फॉर्मूला मुझे बता रहा है कि in every formula unit there are 2 aluminum ions and 3 sulfate ions। और जो रेशियो मॉलिक्यूलर लेवल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है वही रेशियो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर या मोल्स के लेवल पर भी मेंटेन रहता है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला यूनिट्स अगर हम कंसिडर करेंगे तो 2 मोल एल्यूमिनियम आयंस एंड 3 मोल सल्फेट आयंस का आना तय है। 2 मोल एल्यूमिनियम आयंस एंड 3 मोल सल्फेट आयंस आएंगे ही आएंगे। इतना ही नहीं, हम एटम्स का अमाउंट भी रिलेट कर सकते हैं। इसके एक फॉर्मूला यूनिट में 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं, 3 सल्फर एटम्स हैं, 12
12 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट is equivalent to 2 mole aluminum atoms, 3 mole sulfur atoms, and 12 mole oxygen atoms. एक मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 मोल एल्यूमिनियम, 3 मोल सल्फर और 12 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के मोल्स गिवन होने पर उसमें प्रेजेंट एटम्स के मोल्स भी रिलेट किए जा सकते हैं और आयंस के मोल्स भी रिलेट किए जा सकते हैं। ये रिलेशन तो आपके लिए कन्वर्जन फैक्टर बनाने में यूजफुल होंगे या यूनिटरी मेथड में यूजफुल होंगे, और इन्हीं रिलेशन से हम इक्वेशंस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सब्सटेंस है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के मोल्स, एल्यूमिनियम आयंस के मोल्स और सल्फेट आयंस के मोल्स का रेशियो 1:2:3 है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। 1:2:3 का मतलब इनके रिस्पेक्टिव मोल्स को 1, 2 और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटीज इक्वल आएंगी। ठीक है, इसके अलावा एटम्स के मोल्स भी रिलेट कर सकते हैं। अच्छा सोचो, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस हैं, क्या इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? ध्यान रहे, आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी पॉली एटॉमिक आयन के अंदर, जैसे सल्फेट आयन के अंदर जो सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स हैं, उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको अपन कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्डिंग के बारे में तो चर्चा आगे वाले चैप्टर्स में होगी, लेकिन फिलहाल इतना तो जान लो कि आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। आयनिक बॉन्ड्स तो तभी पिक्चर में आ सकते हैं जब आयंस हो, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते। इस तरह से एटम्स के मोल्स 2:3:12 के रेशियो में है, इसलिए 2, 3 और 12 से इनके मोल्स को डिवाइड करने पर क्वांटिटीज इक्वल आएंगी। तो ये है इक्वेशंस। इस तरह से सब्सटेंस का फॉर्मूला अगर पता रहे तो उसमें प्रेजेंट एटम्स के मोल्स रिलेट हो सकते हैं। इनमें से किसी एक के मोल्स पता रहेंगे तो बाकी तीनों के मोल्स फाइंड हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी रिलेट कर सकते हैं अगर हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी पता हो, उसका फॉर्मूला पता हो। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बन 14 आइसोटोप्स, इफ वी कंसिडर C14 आइसोटोप्स, तो बताओ एक C14 एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? प्रोटॉन्स तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर होता है 6 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियॉन्स 14 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 8। तो ये एक एटम के लेवल की बात हुई। एक एटम में 6 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स हैं, और हमने ये समझा हुआ है कि जो रेशियो एटम के लेवल पर रहता है वही मोल्स के लेवल पर भी रहता है। 1 dozen C14 atoms will contain 6 dozen protons and 8 dozen neutrons. 1 billion C14 atoms will contain 6 billion protons and 8 billion neutrons. So 1 mole C14 atoms
हमारे पास अगर हो तो उनमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 6 मोल प्रोटॉन्स एंड 8 मोल न्यूट्रॉन्स। जो एटम्स के लेवल पर, एटम के लेवल पर रेशियो आ रहा था वही मोल्स के लेवल पर भी मेंटेन रहेगा। और यहां से फिर हम इक्वेशन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन्स के मोल्स को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो C14 के बराबर आएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के मोल्स C14 के मोल्स का 6 टाइम्स हैं, 6 गुना है। ऐसे ही न्यूट्रॉन्स के मोल्स C14 के मोल्स का 8 टाइम्स हैं, तो न्यूट्रॉन्स के मोल्स को 8 से डिवाइड करेंगे तो C14 के बराबर आ पाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला अगर पता रहे तो उस सब्सटेंस के अंदर जो दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनके अमाउंट्स हम रिलेट कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज आप दूसरे सब्सटेंसेस के लिए भी कर सकते हो, और इसी की प्रैक्टिस आज हमें करनी है। So let's begin. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको भी मेरे साथ सॉल्व करना है। कहने का मतलब सॉल्यूशन देखने से पहले एक अटेम्प्ट आपको खुद के लेवल पर जरूर करना है। डिटरमिन द मोल्स ऑफ, इन क्वेश्चंस में आपको मोल्स फाइंड करने हैं। phosphorus atoms combined with 8 mole oxygen atoms in P4O10 tetraphosphorus dicoxide। इस कंपाउंड में अगर 8 मोल ऑक्सीजन एटम्स हो तो उसके साथ कितने मोल फॉस्फोरस एटम्स के प्रेजेंट होंगे, मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कन्वर्जन फैक्टर बना के भी हो सकता है और इक्वेशन से भी हो सकता है। P4O10 ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स का रेशियो 4:10 होगा। अगर इनके मोल्स का रेशियो 4:10 होगा देन मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम्स बाय 4 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय 10 मस्ट बी इक्वल। तभी इनके मोल्स का रेशियो 4:10 होगा। बस यहां से मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम्स आ जाएंगे 4/10 टाइम्स मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और ये आ रहा है 3.2 मोल्स। इसी चीज को ऐसे भी कर सकते थे, ऑल्टरनेटिवली वी नो दैट 4 मोल phosphorus atoms are equivalent to 10 मोल oxygen atoms। and P4O10 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स 4:10 के रेशियो में है। यहां से एक ऐसा कन्वर्जन फैक्टर बनाए जिससे मोल्स ऑफ फॉस्फोरस मिल जाए और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए। मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एटम्स हमें फाइंड करने हैं और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें गिवन है। इस रिलेशन से एक ऐसा रेशियो बनाएं जिससे मोल ऑफ O कैंसिल हो जाए और मोल ऑफ P मिल जाए। वो रेशियो होगा 4 मोल P अपॉन 10 मोल O। इस रेशियो को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ये एक यूनिट को दूसरे यूनिट में या एक अमाउंट को दूसरे सब्सटेंस के अमाउंट में कन्वर्ट करने के काम आता है। आप देखिए मोल ऑफ O कैंसिल हो रहा है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से भी वैल्यू 3.2 मोल आएगी। ठीक है,
इस तरीके को बोलते हैं फैक्टर लेबल मेथड या कन्वर्जन फैक्टर मेथड, परिवर्तन गुणांक विधि। तो ये भी मैं कभी कभी यूज करूंगा। मल्टीपल तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के, आप सिंपल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है डिटरमिन द मोल्स ऑफ जिंक आयंस combined with 0.24 moles phosphate ions and zinc phosphate सबसे पहले हमें सब्सटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। सब्सटेंस का फॉर्मूला पता रहेगा तो आप दो टाइप के आयंस के मोल्स भी आपस में रिलेट कर पाओगे। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला चार्ज बैलेंसिंग से लिखा जाता है, बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस रिक्वायर्ड फॉर चार्ज बैलेंस। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट होल नंबर्स आ रहे हैं केटायंस और एनायंस के चार्ज बैलेंस के लिए, वो 3 and 2 आ रहे हैं। किसी भी तरह का सब्सटेंस हो उसमें चार्ज तो बैलेंस्ड होना ही चाहिए। तो यहां से जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला बन रहा है Zn3PO4 होल ट्वाइस, और ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि मोल्स ऑफ जिंक एंड फॉस्फेट आयंस 3:2 के रेशियो में है। एंड जिंक फॉस्फेट moles of zinc ions by 3 are equal to moles of phosphate ions by 2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में। इनमें से अपन को जिंक आयंस के मोल्स फाइंड करने हैं जो कि 3/2 टाइम्स होंगे फॉस्फेट के मोल्स का। यहां से वैल्यू आ रही है 0.36 मोल्स। ये है मोल्स ऑफ जिंक आयंस। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट और करके देखते हैं। डिटरमिन द मोल्स ऑफ ग्लूकोज that contain 3.6 grams of carbon। 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन कितने मोल्स ऑफ ग्लूकोज में होगा? कैसे करेंगे क्वेश्चन? इसमें जो इनिशियल गिवन अमाउंट है वो मोल्स नहीं है, वो ग्राम्स है। ठीक है, तो क्या किया जाए? इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को करने का एक जनरल हिंट मैंने आपको पहले बताया था। अगर इनिशियल क्वांटिटी मोल्स ना हो तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करें। तो मास ऑफ कार्बन को मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट करें, और फिर मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स को मोल्स ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करें। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एक रूट, एक रोड मैप माइंड में डिसाइड करना होगा कि मैं इनिशियल क्वांटिटी को पहले किस में बदलूंगा, फिर उसको किस में बदलूंगा, फिर उससे आंसर तक कैसे पहुंचूंगा। किसी भी क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेप से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को लिखना शुरू करने से पहले, सॉल्व करना शुरू करने से पहले एक रोड मैप, एक रूट, एक रास्ता मन में डिसाइड करो। जैसे मैंने यहां पर डिसाइड किया कि मुझे मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है और मुझे पता था कि सबसे पहले तो उसको किस में बदलना चाहिए, मोल्स में। कार्बन का मास गिवन है तो कार्बन के ही मोल्स फाइंड किए जाएं। और फिर अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो तो कंपाउंड के मोल्स से एटम्स के मोल्स मिल सकते हैं और एटम्स के मोल्स से कंपाउंड के मोल्स मिल सकते हैं।
तो कार्बन एटम्स के मोल्स से अपन ग्लूकोज के मोल्स तक पहुंचेंगे। ये एक रोड मैप मैंने मन में डिसाइड किया और अब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। पहले मोल्स ऑफ कार्बन, मास अपॉन मोलर मास 12 ग्राम्स पर मोल से डिवाइड करें। मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं 0.3। ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स मिल गए तो अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज तक पहुंच सकते हैं फॉर्मूला को देखते हुए। ठीक है, यहां पर यूनिटरी मेथड यूज करने की कोशिश करते हैं। 6 मोल कार्बन एटम्स अगर रहते तो हम बोलते कि हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है। 1 मोल ग्लूकोज के साथ 6 मोल कार्बन एटम्स का आना तय है। 6 मोल कार्बन एटम्स है तो 1 मोल ग्लूकोज का होना भी तय है। तो ये 1 मोल के कोरिस्पॉन्डिंग 6 मोल के कोरिस्पॉन्डिंग 1 मोल मिल रहा है। तो 1 मोल कार्बन के साथ 1/6 मोल ग्लूकोज मिलेगा और 0.3 मोल कार्बन के साथ इसको 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 इंटू 1/6 मोल ग्लूकोज मिलेगा। डिविजन करें, ये वैल्यू आएगी 0.05 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इक्वेशन भी यूज करी और यूनिटरी मेथड भी यूज किया। यूनिटरी मेथड यूज करें या कन्वर्जन फैक्टर यूज करें या फिर इक्वेशन यूज करें, मल्टीपल तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के। ठीक है, आप जिस भी मेथड में कंफर्टेबल हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, पर पहले आपको सारे ही मेथड्स एक बार सीखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में आपको कोई एक मेथड इजियर लगे, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए दूसरा मेथड इजियर हो, इसलिए आपके पास ऑप्शंस रहने चाहिए। आप मल्टीपल वेज से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द नंबर ऑफ, यहां पर नंबर फाइंड करना है। इसके भी कुछ पार्ट्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सल्फेट आयंस प्रेजेंट इन 0.15 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट हमने थोड़ी देर पहले जाना था, Al2SO4 होल थ्राइस को बोलते हैं। इतने अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं। तो फिर से आप एक रोड मैप तय करो, डिसाइड करो कैसे प्रोसीड करोगे। गिवन क्या है वो सबसे लेफ्ट में लिखो और फाइंड क्या करना है वहां तक स्टेप्स डिसाइड करने की कोशिश करो। यहां तो गिवन क्वांटिटी ही मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट है, लेकिन हमसे पूछा है सल्फेट आयंस का नंबर, तो ऑब्वियसली मुझे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट को मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस में बदलना होगा। और अगर मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस आ गए तो फिर एब्सोल्यूट नंबर भी आ जाएगा। अवोगाड्रोस नंबर को यूज करते हुए तो ये एक रास्ता हमने डिसाइड किया, अब इसको फॉलो करें। ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि जो भी एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला यूनिट्स का नंबर है, सल्फेट आयंस का नंबर उसका 3 गुना है। मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस आर 3 times the moles of एल्यूमिनियम सल्फेट। ये पहला स्टेप अकम्प्लिश हुआ। 0.45 मोल्स आ रहे हैं सल्फेट आयंस के। अब इसको बदलना है नंबर में। मोल्स को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे,
1 मोल में कितना नंबर होता है वो हमें पता है, तो 0.45 मोल में कितना नंबर ऑफ यूनिट्स होगा? 1 मोल में Na, तो 0.45 मोल में 0.45 टाइम्स Na। ठीक है, करिए मल्टीप्लिकेशन। इसको आप 0.9/2 लिख सकते हो, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, 3.01। इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, टू 2.709 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.71 इंटू 10⁻23 सल्फेट आयंस। ये आंसर है क्वेश्चन का। उम्मीद है आपने भी सॉल्व किया और आपको भी यही मिला। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। डिटरमिन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इस बार फाइंड करें हाइड्रोजन एटम्स का नंबर। प्रेजेंट इन 4.4 grams of hypophosphorus acid। सोचें, सबसे पहले तो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस वैसे एलिमेंट का नाम ही है, लेकिन एलिमेंट का जो नाम होता है उसकी स्पेलिंग में लास्ट में RUS आता है, और फॉस्फोरस एसिड के नाम में लास्ट में ROUS आता है। OUS इसमें सफिक्स है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और एसिड है, फॉस्फोरस को सेंट्रल एटम लेते हुए, H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो कुछ कंपाउंड्स के नाम ध्यान रखना, उनके फॉर्मूलाज ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कुछ कुछ नए कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक रोड मैप, एक रास्ता जरूर डिसाइड करें, चाहे मन में ही कर लें या फिर लिख कर लें। जब तक प्रैक्टिस कम है तब तक आप लिख भी सकते हैं, अदरवाइज माइंड में ही सोच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है। गिवन है मास ऑफ H3PO2। इसको किस में बदलें? सबसे पहले गिवन क्वांटिटी को मोल्स में लाओ, जिसका मास गिवन है उसी के मोल्स फाइंड करो। ठीक है, H3PO2 के मोल्स फाइंड हो गए। फिर हमें हाइड्रोजन एटम्स तक पहुंचना है। हमेशा जो एम है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ ध्यान रखो। आपका हर कदम आपको एम की तरफ ले जाना चाहिए। अब H3PO2 के मोल्स आ गए तो हमें ऑब्वियसली किसके मोल्स फाइंड कर लेने चाहिए? यहां से हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स, और उसके बाद उनका एब्सोल्यूट नंबर पूछा गया है, तो मोल्स को नंबर में तो बदल ही सकते हैं यूजिंग अवोगाड्रोस नंबर। तो ये रास्ता है, चलिए इस पर आगे बढ़ें। इस बार कंप्लीटली इक्वेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। मोल्स के लिए मास अपॉन मोलर मास। इसका एटॉमिक वेट है, 32 इन दोनों का कलेक्टिवली हो गया 63, और इन तीन का मिलाकर 66। 66 ग्राम्स पर मोल इज द मोलर मास। 2/3 आ रहा है, इनफैक्ट ये 2/30 आ रहा है। अब इसको फ्रैक्शनली रहने देते हैं। कैलकुलेशन एक्चुअली लास्ट स्टेप तक आप कैरी कर सकते हो, हर स्टेप में पूरा पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। कैलकुलेशन आप कैरी कर सकते हो और लास्ट में कर सकते हो पूरी कैलकुलेशन। ये मोल्स ऑफ H3PO2 आ गए, यहां से हमें मोल्स ऑफ H तक पहुंचना है। उसके लिए आप सब्सटेंस का फॉर्मूला ध्यान से देखिए। एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं।
एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो एक मोल में कितने होंगे? 3 मोल हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3 टाइम्स है मोल्स ऑफ H3PO2 के। H3PO2 का 3 टाइम्स, इस नंबर का 3 टाइम्स। .2 मोल्स, ये हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स हैं। अब हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स को बदलना है हाइड्रोजन एटम्स के नंबर में। उसके लिए यूज करें एवोगैड्रोस नंबर 6.02 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1.20 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आसान ही हैं, बस माइंड में एक रास्ता डिसाइड हो जाए कि अपन को कैसे प्रोसीड करना है, उसके बाद तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। Determine the grams of इस बार आपको ग्राम्स फाइंड करने हैं, मास फाइंड करना है मैग्नीशियम नाइट्राइट का। ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट that contains 3.01 into 10 to the power 24 नाइट्रोजन एटम्स। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का मास फाइंड करना है, नाइट्रोजन एटम्स का नंबर दिया हुआ है। सोचिए कैसे प्रोसीड करेंगे। मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है, कैटायन है Mg2+, एनायन है NO2 माइनस। तो ऑब्वियसली 2 एनायंस लेने पड़ेंगे तब चार्ज बैलेंस हो पाएगा। तो फॉर्मूला है MgNO2 होल ट्वाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 U ही लेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे होल नंबर में। वैसे तो इसका वेट 24.3 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 AMU यूज करें। लेकिन ये सब यूज करने से पहले एक रास्ता तो डिसाइड करें। चलिए मन में ही सोचने की कोशिश करते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। हमको गिवन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको किस में बदलें? सबसे पहले और सबसे जल्दी आपको गिवन क्वांटिटी को मोल्स में लाना चाहिए। तो यहां से आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स फाइंड कर लो। फिर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स को यूज करके क्या मैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट फाइंड कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट फाइंड कर लिया और फिर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट को ग्राम्स में बदल दिया। ये प्रोसीजर रहेगा। चलिए एक बार इसको फिर से लिख ही लेते हैं। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको बदला मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स में, उसको फिर बदला मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट में, फिर उसको बदला ग्राम्स में। ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो 1 2 3 स्टेप का कन्वर्जन है। चलिए ये स्टेप्स फॉलो करें। पहले स्टेप में मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। मोल्स तक पहुंचने के लिए हमेशा डिवीजन करना पड़ता है, चाहे अवोगैड्रोस नंबर से करना पड़े या फिर मोलर मास से करना पड़े।
कि आप देखेंगे क्वांटिटी आएगी 5 मोल्स। ये तो आ गए नाइट्रोजन एटम्स के मोल्स। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखकर हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट, इसके फॉर्मूला में एक मैग्नीशियम एटम दिख रहा है, आर इक्वल टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम एटम्स बाय 1, also equal to moles of nitrogen atoms by 2 and moles of oxygen atoms by 4. तो हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता चल चुके हैं। यहां से मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइट तक पहुंचेंगे हाफ करके 2.5 मोल्स। यहां पर 5 सब्स्टिट्यूट करके अब मैग्नीशियम नाइट्राइड के मोल्स आ गए तो उसका मोलर मास फाइंड हो जाएगा और फिर मास भी फाइंड हो जाएगा। वन मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड का मास कितना है पहले तो ये पता लगाएं। 14 plus 2 times 16, 32 plus 14 is 46। 46 का भी डबल करना पड़ेगा, यहां पर 2 लगा हुआ है। 46 का डबल 92, उसमें 24 और ऐड करो 116। एक मोल का मास 116 ग्राम्स, तो 2.5 मोल का मास इस वैल्यू का 2.5 टाइम्स होगा, मतलब 5/2 टाइम्स। ये 58 है, 58 इंटू 5 इज 290। ग्राम्स मैग्नीशियम नाइट्राइट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, बस आप मन में एक रोड मैप डिसाइड कर लें और ये जनरल हिंट याद रखें कि कोई भी गिवन क्वांटिटी अगर मोल्स नहीं है तो उसको सबसे पहले उसी सब्सटेंस के मोल्स में बदले और फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि सारे रिलेशंस मोल के थ्रू ही स्टैब्लिश किए गए। पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिला, फिर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड फाइंड करने का रास्ता खुल गया। हमने मोल टू मोल के रिलेशंस स्टैब्लिश किए। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट आप अपने लेवल पर कर लेना और अपनी वर्किंग मुझे व्हाट्सएप पर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, डिटरमिन द ग्राम्स ऑफ प्रोपेन that contains 1.2 into 1.20 into 10 to the power 22 हाइड्रोजन एटम्स। इतने हाइड्रोजन एटम्स अगर प्रेजेंट है प्रोपेन में तो प्रोपेन का मास कितना है ग्राम्स में, ये इवैल्यूएट करें। ये आप अपने लेवल पर करना। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। डिटरमिन द मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन in 4.44 gram sample of मैग्नीशियम नाइट्रेट। कितने ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो उसमें ऑक्सीजन का मास बताएं। कैसे करेंगे, इसका मास गिवन है और ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है, लेकिन रास्ता मोल्स के थ्रू ही जाएगा। तो मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट को सबसे पहले किसमें बदलें, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट में। फिर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट को किसमें बदलें, हमेशा ऑब्जेक्टिव ध्यान रखो, मोल्स से मोल ही रिलेट किया जाता है। पहले एक सब्सटेंस के मोल्स को दूसरे सब्सटेंस के मोल्स में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस में। तो पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स को मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में बदला, फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को मास ऑफ ऑक्सीजन में बदलेंगे। चलिए ये रोड मैप फॉलो करें।
मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला वेट फाइंड करो। 14 प्लस 48 is 62, 62 का डबल 124, 124 में 24 ऐड कर दो 148। फॉर्मूला वेट है 148 AMU। ये मोल फाइंड करने के काम आएगा। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास जो फॉर्मूला यूनिट की वैल्यू है AMU में, वही मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू है ग्राम्स पर मोल में। इससे डिविजन करके देखें, अगर ये 444 होता तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता। तो आप देख रहे हैं अक्सर कैलकुलेशंस में आने वाले नंबर कैंसिल हो रहे हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मोल एंड स्टोइशियोमेट्री के कैलकुलेशंस में अक्सर नंबर्स ऐसे ही दिए जाते हैं जो सिंप्लीफाई हो जाए, कैलकुलेशन आसान बनी रहे। तो ये मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट है, यहां से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचे। तो आप देख सकते हैं 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं? 6 मोल। 3 + 2 नहीं, 3 × 2 करना है। 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो 0.03 मोल में कितने होंगे? 0.03 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट। लेफ्ट वाली क्वांटिटी अगर 0.03 से मल्टीप्लाई किए तो राइट वाली भी उसी से करेंगे। 0.03 × 6, और ये वैल्यू आ रही है 0.18। ये मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसको आप ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में बदले, जबकि हम जानते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास 16 ग्राम्स होता है। तो फिर 0.18 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा? इसके लिए 0.18 को 16 से मल्टीप्लाई करें, ये मास ऑफ ऑक्सीजन है। 18 × 16, 18 × 15 अगर रहता तो 270 होता, उसमें भी 18 ऐड करें तो 288 आएगा। डेसिमल पॉइंट लगाया तो 2.88 ग्राम ऑक्सीजन। तो 4.44 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट में 2.88 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब हाफ से भी ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का ही है। क्योंकि 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो उनका मास 6 × 16 96 आ रहा है। 96 कंट्रीब्यूशन है 148 में से ऑक्सीजन का ही, तो ऑब्वियसली उसी का मास ज्यादा निकलेगा। ठीक है, उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का काउंट फाइंड करने से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। How many grams of carbonate ions contain 16 millimole electrons? ठीक है, 16 मिलीमोल इलेक्ट्रॉन्स कितने ग्राम कार्बोनेट में प्रेजेंट होंगे? किसके अमाउंट को किससे रिलेट करना है पहले ये समझ लो। इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट को कार्बोनेट से रिलेट करना है। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करेंगे? मिलीमोल तो आप समझते होंगे, 10⁻³ मोल। तो पहले अपन को मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर मोल्स ऑफ कार्बोनेट आयन अगर फाइंड हो गए तो मास ऑफ कार्बोनेट आयन भी फाइंड हो जाएगा। CO3 2- को कार्बोनेट आयन कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स को कार्बोनेट आयन के मोल्स में कैसे बदलें? उसके लिए पहले ये सोचो कि एक कार्बोनेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन एटम में कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के हर एटम में 8। ये तो कॉमन नॉलेज है, आपको पता होनी चाहिए। और ये दो एक्स्ट्रा हैं नेगेटिव चार्ज के कारण। So these many electrons are there in one carbonate ion. How much is this? 24 plus 8, 32. 32 इलेक्ट्रॉन्स। और यही रिलेशन आप सीधे सीधे मोल्स के लेवल पर भी आगे बढ़ा सकते हो। जो एक यूनिट के स्तर पर जो रिलेशन मिला है ना, वो मोल्स के लेवल पर आप सीधे कैरी कर सकते हो। अगर एक कार्बोनेट आयन में 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 मोल कार्बोनेट आयंस में डेफिनेटली 32 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो यहां से फिर मैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मोल्स ऑफ कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब शुरुआत करते हैं। ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट तक पहुंचना है। ये पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के जो मोल्स हैं वो 32 टाइम्स है मोल्स ऑफ कार्बोनेट के। सही है ना? एक मोल के 32 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स 32 टाइम्स हो गए। तो कार्बोनेट आयंस के मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के मोल्स को 32 से डिवाइड करने पर मिलेंगे। 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल को 32 से डिवाइड करें, हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल, एंड नाउ कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई। एक कार्बोनेट आयन का मास अगर आप फाइंड करें तो 60 AMU है। एक मोल का मास 60 ग्राम्स हो गया। मोल्स को मल्टीप्लाई करें मोलर मास से, 60 ग्राम्स पर मोल की वैल्यू आएगी 0.03 ग्राम्स। मास ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल के अमाउंट से भी एक सब्सटेंस का अमाउंट रिलेट किया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखें। डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिटरमिन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 7 मिलीग्राम कार्बन 14 एटम्स। 7 मिलीग्राम कार्बन 14 एटम्स में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हमें फाइंड करना है। तो फिर से एक रास्ता डिसाइड करो, कहां से शुरू करना है और कहां तक पहुंचना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और मंजिल क्या है वो हमें दिख रहा है क्वेश्चन पढ़ने से। उनको कनेक्ट कैसे करें, बीच के पड़ाव क्या आएंगे वो सोचो। पहले हमें मास ऑफ कार्बन 14 को ऑब्वियसली किस में बदलना पड़ेगा? मोल्स ऑफ कार्बन 14 में, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर कार्बन 14 के मोल्स अगर आ गए तो फिर हम मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। बस एक बार मोल्स में पहुंच गए तो फिर दूसरे सब्सटेंस के मोल्स के साथ रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एक कार्बन 14 एटम में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक मोल कार्बन 14 में 8 मोल न्यूट्रॉन्स होंगे। इस थिंकिंग के साथ हम मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लेंगे और फिर इसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बदल लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद अवोगाड्रोस नंबर। प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारी चीजें ऑब्वियस लगने लगती हैं। जब तक आपको ये सारी चीजें ऑब्वियस नहीं लग रही, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये आपको नेचुरली समझ में नहीं आ रहा, तब तक आपकी प्रैक्टिस कम है। आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
चलिए जो सोचा है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। पहले मोल्स ऑफ कार्बन 14 तक पहुंचना है। मास अपॉन मोलर मास 7 मिलीग्राम। कार्बन 14 का मोलर मास 12 नहीं है, 14 है। तो यहां से मोल्स आए हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। ये कार्बन 14 के मोल्स, फिर उससे न्यूट्रॉन के मोल्स। 1 कार्बन 14 एटम कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन्स। तो हाफ इंटू 10 टू द पावर -3 मोल C14 एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 8 टाइम्स। मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल न्यूट्रॉन्स। और ये मोल्स आ गए तो फिर नंबर भी फाइंड हो जाएगा। उसके लिए क्या करें? मोल्स को नंबर में कैसे बदलें? अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके 6.0 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स। ये वैल्यू बन रही है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूट्रॉन्स। इस तरह से सब्सटेंस के मोल्स को सबएटॉमिक पार्टिकल्स के मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स से सब्सटेंस के मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी यहां पर बनते हैं। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप आगे से खुद से कर पाएंगे। अब मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपको खुद के लेवल पर ट्राई करने हैं। इनका सोल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। A substance A2B has 60% A and 40% B by mass। मतलब परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कंपाउंड A2B का। Then you need to determine the mass percentages of A and B in the compound AB2। अगर कंपाउंड का फॉर्मूला AB2 हो तो फिर उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा? ऑब्वियसली सेम तो नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, इसमें भी 2 हाइपोथेटिकल एलिमेंट्स के बारे में मेंशन्ड है। 2 एलिमेंट्स X and Y combine to form 2 compounds XY2 and X3Y2 combine to form 2 compounds XY2 and X3Y2। 0.1 mole of XY2 weighs 10 grams while 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 grams। Determine the atomic weights of X and Y।
एक्स और वाई के एटॉमिक वेट्स क्या होंगे। ये क्वेश्चंस अभी तक पढ़ाई गई चीजों के आधार पर ही हो जाएंगे। इनको करने के लिए आपको कोई केमिकल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करें। डोंट राइट रिएक्शंस ओवर हियर। सिर्फ मोल्स के रिलेशंस को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इनका सोल्यूशन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज बेसिकली द फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसमें मोल्स की कैलकुलेशंस हमारे क्या काम आ सकती हैं, ये हम अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।